इमरान खान एक ख़ास टाइम पे नमूदार हुए थे। पहली दफ़ा जब वो इलेक्शन लड़े तो वो 7 या 8 सीटों पे लड़े थे, या शायद 9 पे लड़े थे। जितने से भी लड़े थे ना, सब हार गए थे, जमानतें जब्त हो गई थी सारी, किसी ने उनको वोट नहीं दिया था। हालांकि उस वक्त वो बहुत बड़े स्टार थे। 2002 में 5 साल बाद 1997 में आए थे और सारी सीटें हारे थे, सारी सीटें 1997 में। 2002 में 5 साल बाद वो लड़े तो एक ही सीट से लड़े और उनको जिताया गया। उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी थी, मुस्लिम लीग नून ने भी उनको अपना बंदा बिठा दिया उनके हक में। 2013 में फिर आखिरकार उनको पहली दफ़ा कोई 37 सीटें मिली थी, और वो भी आपको पता है कि उनके बाद 2010 से काम शुरू हो चुका हुआ था। जो बूट पॉलिश का काम है तो बहुत पुराना हो चुका था। 2010 में इनके साथ वो तमाम लोग आना शुरू हो गए थे। शेख रशीद टाइप लोगों ने भी सपोर्ट देना शुरू किया, पार्टी में तो नहीं आए। फिर जहांगीर तरीन, अलीम खान, बड़े बड़े जो सरमायादार थे वो आए, उन्होंने इनको बकायदा, बाद में इमरान खान ने उनसे गद्दारी की और उनको निकाल दिया, उनको यूज करके। उनकी आदत है ये। जो भाई इमरान खान एक टाइम के पाकिस्तान के हीरो माने जाते हैं क्रिकेट की वजह से, और बड़ी चार्मिंग उनका एक था, अभी भी है जो कि, और आप भी माशाल्लाह अभी तक एवरग्रीन यंग हैं, तो यानी कि वो चार्म आपका भी है। लेकिन इमरान खान की अगर मैं पूछूं कि अगर उन्होंने, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने मजहब का बेदरेग इस्तेमाल किया सियासत में, जो कि इंतहाई मुआशरे के लिए खतरनाक है, उनके कुछ क्रेडिट्स पे अच्छे काम भी हैं आपकी नज़र में जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जैसा कि ज़ियाउल हक के आने के बाद ख़ास तौर पर नौजवान जो है, तलबा जो हैं, उनको डिपोलिटिसाइज बड़े मंसूबे के तहत कर दिया गया था। आप क्या समझते हैं कि अभी जो यूथ को पोलिटिसाइज किया गया है, वो पॉलिटिक्स के बारे में सवाल उठाना शुरू किए हैं, सिस्टम पर बात करना शुरू हुए, चाहे वो रास्ता ठीक है या गलत, क्या आपको लगता है कि ये उनके क्रेडिट में जाता है? ये पता कैसी बात है, ये ऐसी बात है जैसे एक इंसान जो है वो एक खेत के अंदर दाना डालता है और उस खेत के अंदर से फसल उगाती है, तो आप कहते हैं कि इस खेत में जो फसल उगी है ना, इसका क्रेडिट इस बंदे को जाता है। हालांकि अगर उसी खेत के अंदर वही दाना कोई और डालता, क्रेडिट उसको चला जाता। इमरान खान एक ख़ास टाइम पे नमूदार हुए थे। उस वक्त वो किसी को, नौजवानों को या किसी के भी घर के अंदर इन्फ्लुएंस को नहीं था उनका। पहली दफ़ा जब वो इलेक्शन लड़े तो वो 7 या 8 सीटों पे लड़े थे, या शायद 9 पे लड़े थे। जितने से भी लड़े थे ना, सब हार गए थे, जमानतें जब्त हो गई थी सारी, किसी ने उनको वोट नहीं दिया था। हालांकि उस वक्त वो बहुत बड़े स्टार थे। उस वक्त वो शौकत खानम भी बना चुके थे। उस वक्त वर्ल्ड कप उठाए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ था उनको, पूरा पाकिस्तान उनको देख रहा था, लेकिन किसी ने वोट नहीं दिया था। तो पोलिटिकल एंटिटी वो नहीं थे। 2002 में 5 साल बाद 1997 में आए थे और सारी सीटें हारे थे, सारी सीटें 1997 में। 2002 में 5 साल बाद वो लड़े तो एक ही सीट से लड़े और उनको जिताया गया। उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी थी, मुस्लिम लीग नून ने भी उनको अपना बंदा बिठा दिया उनके हक में। फिर इनके जो जितने कजन्स थे, सैफुल्लाह नियाजी, नामुल्लाह नियाजी, एक और वो हफीजुल्लाह नियाजी, ये सब लोग जो थे, ये बड़े बड़े नाम थे मियाँ वाली के, ये वहाँ गए और उन्होंने उनको बाकायदा जिताया। और मुस्लिम लीग का जो बंदा था उसको भी कहा कि आप बैठ जाएं इनके हक में। तो इमरान खान इस तरह पहली दफा एक सीट जीते और एक ही सीट से लड़े। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान ने पूरे करियर में सिर्फ एक दफा एक सीट से लड़े हैं, क्योंकि उनको पता था मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती थी कि जीत जाए यार, प्लेयर हैं, कुछ अच्छा कर लेंगे पाकिस्तान के लिए, तो एक सीट तो जीतने दो इनको। तो इस तरह वो जीते थे। 2008 में उन्होंने बॉयकॉट किया। मुझे यकीन है अगर बॉयकॉट ना करते तो फिर सीटें हार जाते सारी। 2013 में फिर आखिरकार उनको पहली दफा कोई 37 सीटें मिली थी, और वो भी आपको पता है कि उनके बाद 2010 से काम शुरू हो चुका हुआ था। जो बूट पॉलिश का काम है तो बहुत पुराना हो चुका था। 2010 में इनके साथ वो तमाम लोग आना शुरू हो गए थे। शेख रशीद टाइप लोगों ने भी सपोर्ट देना शुरू किया, पार्टी में तो नहीं आए। फिर जहांगीर तरीन, अलीम खान, बड़े बड़े जो सरमायादार थे वो आए, उन्होंने इनको बकायदा, बाद में इमरान खान ने उनसे गद्दारी की और उनको निकाल दिया, उनको यूज करके। उनकी आदत है ये, वो ये करते हैं, उनकी खसलत है बेसिकली। उनके हफीजुल्लाह नियाजी से पूछ लें आप, उनके बहनोई हैं वो, उनके बावजूद वो कहते हैं ये। तो इमरान खान ने बहुत लोगों को यूज करके, इस्तेमाल करके छोड़ा है। तो ये जो सब लोग थे, इन्होंने इमरान खान को बेसिकली उस वक्त सपोर्ट दी और एस्टैब्लिशमेंट ने बाकायदा इनके पीछे आके इनके खड़े हो गए। और 2010 के बाद इनका असल सफ़र बूट पॉलिश का शुरू हुआ। 2013 में उन्होंने उसके थ्रू फिर सीटें ली
और 2018 में फिर उन्होंने बाकायदा पहले नवाज शरीफ को नाअहल किया, उसके बाद वो पूरे मुल्क के अंदर एक पनामा लीक्स के ऊपर एक अपना वो एक मौक़िफ़ रखा। तो वो बड़े तेज़ आदमी है, आजकल तो बहुत ही चालाक, बल्कि मक्कारी के अंदर क्या उनका कोई सानी नहीं है। उनको पता है कि मुझे लोगों के साथ क्या बात करनी है, अमरीकी साजिश, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, सब झूठे नारे हैं। ये खुद अमेरिका, आजकल आप देखें ना अमेरिका के आगे पीछे फिर रहे हैं, ये भी इनके लोग भी। तो ये सब किसी के साथ भी जब मतलब होता है तो उसके साथ होते हैं, और जब इनको लगता है कि उसमें चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए, जब इनको लगता है कि इसके खिलाफ बात करने से मुझे फ़ायदा होगा, मुझे, मेरी पार्टी को, तो वो ये करते हैं। तो अमेरिका के जितने भी ये पाँव पड़ लें, अमेरिका भी इनको हाथ नहीं पकड़ा रहा, पाँव नहीं पकड़ा रहा, तो क्योंकि उसको इतना कुछ कह चुके हैं कि वो मुश्किल हो रहा है। इसी तरह उन्होंने आर्मी के साथ किया, उसके साथ भी बूट पॉलिश करके अपने मालिकों के साथ आप जब ये करेंगे तो वो भी ये करेंगे आपके साथ। तो मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो एक स्पेंट फोर्स है इस वक्त। अगर चंद हज़ार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये समझते हैं कि इमरान खान अगर अभी छोड़ दिए जाएं और ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब आदमी जो होता है, जो ज़्यादातर वोटर होता है, वो कभी भी किसी को उसके इमेज पे वोट नहीं देता जब तक कि वो आदमी उसके लिए खड़ा ना हो जाए। जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहे जिस तरह भी खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने आम लोगों को ये यकीन दिला दिया था कि मैं तुम्हारा आदमी हूँ। इमरान खान ये यकीन नहीं दिला सके गरीब आदमी को, क्योंकि उनके अपने दौर में गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, और उनको वो याद है जब भी आए थे 3.5 साल बाद लोग चीखे मारे थे, और वही हालात थे जो भी हैं। तो ये सारे एक जैसे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सीटें को इतनी लेके जा सकेंगे। मिक्स्ड गवर्नमेंट बनेगी। अगर हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें ना ले सकी, तो फिर इन पार्टियों के आपस में बांट होगी, एक दूसरे के साथ सीटें एडजस्ट करेंगे, और इमरान खान शायद वज़ीर आज़म फिर भी ना बन सकें। जवाद भाई, जितने आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो इस तरह पाकिस्तान की सियासत में तो चलना मुश्किल है। अभी मुझे पता चला कि आप बिलावल हाउस में, जब आपको पीडीएम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, वहां पे बैठ के आप कह देते हैं कि इतने बड़े घरों में बैठ के आप गरीबी की बात नहीं कर सकते। तो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप कैसे सियासत कर सकते हैं पाकिस्तान में? देखिए, अगर मैं सियासत नहीं कर सकता तो शायद इसी वजह से नहीं कर सकता, और अगर लोगों को मेरी बात समझ आना शुरू हो गई तो यही मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। तो ये तो तारीख और वो वक्त बताता है कि क्या चीज़ है, किसका फ़ायदा किसका नुकसान है। लेकिन एक बात पक्की है, सियासत ऑनेस्टली करनी चाहिए। सियासत जो है ना, ये एक्चुअली मेरा ख्याल है सबसे नेक काम है दुनिया का। अगर आप सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ करते हैं और कुर्बानी देते हैं उसके लिए, इससे बड़ा काम कोई नहीं है। कोई चैरिटी इसके आसपास भी नहीं खड़ी हो सकती। ये दुनिया की सबसे बड़ा सोशल वर्क है। आप दुनिया में सारी उम्र पूरे पाकिस्तान में जगह जगह शहरों में गांवों में लोगों के लिए काम करते रहे, आप सारी उम्र कितने लोगों के लिए कर लेंगे। लेकिन जब आप सियासत में आते हैं और आप हुकूमत कायम करते हैं, तो आप पूरे मुल्क के अंदर उसका बॉर्डर जो है, उसके बॉर्डर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए भला कर सकते हैं। तो इससे बड़ा सोशल वर्क कोई नहीं है। तो सियासत को करना ही सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ चाहिए। आपके बारे में कहा जाता है कि आप हर मामले में, हर जगह पे जिसे कहते हैं ना कि फड्डा डाल लेना। आप शोबिज में थे तो इब्रार के साथ आपका थोड़ी बातों में उनके साथ आपकी बड़ी आती थी, लेकिन उसके बाद फिर एक और हमने बात सुनी कि आपने कभी, ये तो बात है कि कभी भी शोबिज में आपने मेयार और अखलाक से गिरी हुई कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की। अभी मैं आपकी ही टीम में से कोई बता रहा था कि आप एक लफ्ज़ पे फड्डा डाल लेते हैं और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं कि ये लफ्ज़ क्योंकि अखलाक से गिरा हुआ मैं नहीं कर सकता। वो क्या सर वाक़या है? असल में ना, मैंने एक दफ़ा ना कहीं बैठे हुए थे, तो अबरार के साथ मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है, उसके साथ मेरा नज़रियाती मामला था, सियासी नज़रियाती नहीं। एक्चुअली वो भी हो गया क्योंकि बाद में वो उसी पार्टी में गया ना जहाँ पे उसको पता था कि मैं अगर इधर से इलेक्शन में खड़ा हो गया। मैं आपको अबरार के बारे में बात बताऊं, ये बिल्कुल आम पाकिस्तानी जैसे मिडिल क्लास का मौका प्रेस होता है ना, वो ऐसे सोचता है। अगर आप देखें कि वो उसकी सियासत क्या है, तो वो इलेक्शन में आ जाए ना, तो इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन लड़ता है, उसके बाद सारे जब हार जाए तो 5 साल गायब हो जाता है। उसके बाद वो पैसे वैसे कमाता है, कॉन्सर्ट्स करता है, इधर उधर जाता है, गाने बनाता है, बस वो ये करता है। वो सियासत में आपको नजर नहीं आएगा। फिर 5 साल बाद फिर आता है। वो एक्चुअली बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करना चाहता है, अपने हल्के की पॉलिटिक्स। ये सिंपल पॉलिटिक्स होती है, इसमें
आप पैसा लगाते हैं और जब आप बन जाते हैं कुछ तो आप पावर, पैसा और शोहरत हासिल करते हैं। मुल्क में यही चलता है। तो इसलिए उसको आप मेरे साथ तो करे ही ना। मैं तो पार्टी बना रहा हूँ और खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता और एक इनकलाबी पार्टी बना रहा हूँ और पैसा भी अपना लगा रहा हूँ, पैसा कमाने के बजाय लगा रहा हूँ, जबकि मेरे पास वापस आना भी नहीं, क्योंकि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो इसलिए आप मेरे साथ उसको इक्वेट नहीं कर सकते। उस जमाने में भी होता ये था कि मैंने एक दिन उसको कहा कि यार अगर मुझे कोई 50 करोड़ रुपया भी देना, और मैं बिल्कुल ठीक आपको बता रहा हूँ, तो मैं ये ना गाने गाऊं जो तूने गाए हैं। तो जैसे नी प्रवीण, तू बड़ी नमकीन, उतो तो मिस्कीन, तो बिचो तो शौकीन, इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है। इस मुल्क में औरतें रहती हैं, उनमें से किसी का नाम भी है। ये तो ये बात है कि आप नाम इस तरह का ले रहे हैं और उसके साथ ये चीजें बोल रहे हैं। और दूसरा ये कि आप औरतों के बारे में बोल क्या रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं कि मिस्कीन, उतो मिस्कीन, बिचो। इसके गाने बड़े इसी तरह के होते थे। मैंने कभी इस तरह के चूंकि लफ्ज लिखे नहीं थे। मैंने पिछले 23 साल में शादी का शो नहीं किया, एक भी नहीं किया। आपको पता उसकी क्या वजह है? और ये मैं आपको बता दूं कि अबरार के और मेरे जो हमारा जो म्यूजिक था ना, वो पंजाबी म्यूजिक था और भंगड़ा था। और भंगड़ा आर्टिस्ट के सबसे ज्यादा शोज शादी के होते हैं, तो मैं करता ही नहीं था। तो आप ये समझे कि 10 शोज हो ना, तो उसमें से 8 शादी के होते हैं। तो मैं 8 शो छोड़ने वाला आदमी हूँ। मतलब आप समझे कि मैंने शायद अरबों रुपया छोड़ा होगा, इतना ज्यादा मतलब पैसा छोड़ा है सिर्फ एक बात पे कि मैं किसी सियासतदान, किसी जनरल, किसी जज, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी बड़े आदमी जो अपना को समाजदार, जागीरदार समझता है, माफियाज या सरदार समझता है, मैं उनके घर में जाके गाने नहीं गा सकता, क्योंकि उनके घर में उन्होंने मुझे पैसे दे के बुलाया। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उनके खिलाफ खड़ा होना था बाद में। तो मैं उनके सामने कैसे खड़ा होता बाद में, उनसे पैसे लेके मुझे गाने गा रहा था। तो मेरे स्टूडेंट लाइफ में तक तो ये किया है। स्टूडेंट लाइफ में जब मैं अपने नाम से नहीं करता था, मैं कोई बैंड था जुपिटर्स, तो जुपिटर्स में हम 7 लोग थे। 7 लोग जितने पैसे आते थे आपस में डिवाइड इक्वल कर देते थे। तो मेरा नाम अपना नहीं था, जुपिटर्स का नाम था, मैं जुपिटर्स का लीड वोकलिस्ट था। और जुपिटर्स खुद एक बड़ा नाम था। हमारा गाना था यारो यही दोस्ती है। तो लेकिन उसमें ये चलता था क्योंकि हम वो थे मुंडे खुंडे थे सारे। लेकिन जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने 23 साल ये सारा पैसा नहीं बनाया। और ये बहुत बड़ी बात है, किसी आर्टिस्ट से पूछेंगे वो आपको बताएगा, कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो ज्यादा पैसे मिले तो वो शादी का शो ना करे, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। आप पाकिस्तान में हर आर्टिस्ट, हर सिंगर की ख्वाहिश होती है कि वो कोक स्टूडियो में गाए। आप कोक स्टूडियो में गाना गाते हैं, जब रिलीज होने वाला होता है तो आपको कोको कोला पे ये केस कर देते हैं और आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। आप कैसे कर सकते हैं ऐसे? देखिए, हुआ ये था कि कोक ने ना एक ऐड बनाया था। वो ऐड बड़ा अजीब मुझे लगा। उन्होंने लिखा कि एवरी 10 सेकेंड्स अ पाकिस्तानी इज बॉर्न, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी काटा और उसकी जगह लिखा एवरी 10 सेकेंड्स एन एक्सट्रीमिस्ट इज बॉर्न। अब जो एक्सट्रीमिस्ट होता है ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से बड़ा फैशनेबल एक काम किया कि जी हर पाकिस्तानी वो क्या इंतहा पसंद होता है। फिर उन्होंने कहा कि असल में इसका मतलब ये है कि हम मोहब्बत में इंतहा पसंद हैं, हम दोस्ती में इंतहा पसंद है। ये बात गलत थी। जो लफ्ज होता है ना, लफ्ज जो मुस्तामिल लफ्ज होता है, जो कॉमनली यूज लफ्ज होता है, आप उसको अपने तरीके से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी वो बोला जाएगा, लिखा जाएगा, तो मैक्सिमम लोग जो मेजॉरिटी वो उसको उसी तरह लेगी जिस तरह वो लिखा गया और बोला गया। मतलब वो जिस तरह वो बोला और लिखा जाता है, एक ऐड से वो चेंज नहीं होने वाला उसका मतलब। तो जब मैंने ये देखा कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो देखिए था भी अंग्रेजी में लिखा हुआ, लिखा भी अंग्रेजी में हुआ था। अब पूरे दुनिया में जाएगा ये ऐड, पूरी दुनिया में पहले ही हमारा जो है नाम एक मशहूर हुआ था कि जो हम इंतहा पसंद हैं, और वो हमारे खिलाफ सैंक्शन जो लगती हैं, ये जो जिसको FATF के जो मसाइल हैं उसमें बहुत बड़ा मसला है ये। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये तो अजीब बेवकूफ़ी मार रहे हैं। तो मैंने उनके खिलाफ केस कर दिया, क्योंकि अगर मैं ना करता तो वो चलाते रहते ऐड, नुकसान होना था। तो इसलिए मेरा ख्याल था कि मैंने ठीक किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे गाना मिलता है या नहीं मिलता। मैंने आपको बताया मैं तो ज़मीन पर सोने वाला आदमी हूँ, और
इसीलिए मेरा कोई कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे कोई ख्वाहिश ही नहीं है लाइफ में, तो मेरे से किसी ने क्या ले लेना है, तो इसलिए रोकना ऐसे लोगों को मुश्किल होता है। तो मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। इब्रार उल हक ने पीटीआई छोड़ दी है, अगर अब आपसे रब्ता करते हैं कि मैं बराबरी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या फैसला होगा? इलेक्शन नहीं लड़ेगा वो आए पार्टी को बनाए और मेरे साथ मिलके बनाए, मैं तो उसको बिल्कुल वेलकम करूंगा, बड़ी अच्छी बात है। अगर वो आता है और भी कोई भी हो, मशहूर लोग हैं, वो आए और आके पार्टी बनाए, इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो, क्योंकि इलेक्शन लड़ेंगे अगर वो तो उसका मतलब यही होगा कि वो फिर अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और बड़ा होने के लिए। शोबिस में ना लोग ज़हनी बीमार हो जाते हैं शोहरत के पीछे भागते भागते, ये ना एक ऐसा नशा होता है जो लग जाए तो ये उतरता नहीं है। तो ये मुझे पता है इस बात है, क्योंकि मैं इसमें रहा हूँ और बड़े टॉप के टियर में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये क्या नशा होता है। तो अगर उस नशे को आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको कामयाबी, शोहरत, पैसा, पावर, तो आप उसकी तरफ जाते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा कैसे मशहूर हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा कैसे मैं पावरफुल हो सकता हूँ। तो ये एक ज़हनी बीमारी है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कामयाब लोगों को, मशहूर लोगों को, फिर जो दौलतमंद लोग हैं और जो ताकतवर पहले से लोग हैं किसी भी हवाले से, उनको इलेक्शन लड़ने चाहिए और लोगों का अन्नदाता बनने की कोशिश करनी चाहिए। उनको जिन लोगों के मसाइल हैं, जिन लोगों के मसाइल हैं उनको रोज़ उनसे लड़ना पड़ता है, उन्हीं लोगों को पार्टी में ला के इलेक्शन लड़वाने चाहिए और उनको पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए ताकि वो अपने लिए और अपने तबके के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए कुछ कर सकें। जोल भाई, आपने म्यूजिक छोड़ दिया यानी कि आवाम के लिए, या कम कर दिया ऐसा कह लेते हैं, जबकि एक इनकलाबी के लिए, एक फलाई आर्मी के लिए ये तो बड़ा अहम हथियार है कि आप लोगों को किसी आर्ट के जरिए उनके दिलों तक पहुंचते हैं। अगर हम रेवोल्यूशंस की बात करें, फ्रांस से लेकर रशिया के रेवोल्यूशंस तक थिएटर होता था, म्यूजिक होता था, किताब होती थी, तो आप क्या समझते हैं कि अभी आप म्यूजिक करेंगे ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच सके, जैसा कि आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के पैगाम वाले जो हैं वो सॉन्ग्स आए हैं, जैसे कि वो आपने कहा था कि न तेरा है न मेरा है, इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जिन सही जिसको लोगों तक हम समझा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे से मैं म्यूज़िक जो कम कर रहा था, तो कुछ दोस्तों की राय थी कि कम करूं, कुछ मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, लेकिन मैं उस पर नज़रसानी कर रहा हूं। मुझे लगता है कि म्यूज़िक मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा पाकिस्तान जिसके अंदर खूबसूरती हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, कल्चर हो। मैं ऐसा पाकिस्तान चाहता हूँ। मैं प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, तो मेरा ख्याल है मुझे अपना पार्ट भी प्ले करना चाहिए, अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। और अगर सियासत में मुझे पहले लगता था कि शायद कोई नुकसान होगा, तो मुझे लगता है कि हमें इसी नुकसान को फ़ायदे में बदलना होगा। और जो रीच होती है इससे, जो लोगों तक आप जाते हैं म्यूज़िक के थ्रू और अपने मैसेजेस के थ्रू और जो इनकलाबी शायरी के थ्रू, मेरा ख्याल है कि वो एक तकरीर, मतलब एक गाना जो है वो 1000 तकरीरों से बेहतर होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा करूंगा म्यूजिक अब। सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? बराबरी पार्टी के साथ मुंसलिक है इसका मुस्तकबिल। अगर कोई और लोग इस तरह का काम कर रहे होते जो हम कर रहे हैं तो मैं उनका नाम भी ले लेता, लेकिन मुझे नज़र कोई नहीं आते। कोई बड़ी पार्टी बनाने की पोजीशन में नहीं है आम लोगों की। तो अगर बराबरी पार्टी बड़ी होगी, पाकिस्तान में हर घर में इसका नाम होगा, पूरे पाकिस्तान में इसकी मुनज़्ज़म किया जाएगा, इसको तंजीमें बनाई जाएंगी और पूरे पाकिस्तान में कारकुन होंगे, पूरे पाकिस्तान में कारकुनों से लीडर बनेंगे, उन्हीं में से लोग जो हैं वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बराबरी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आपके बगौल इमरान खान का तो किस्सा तमाम हुआ, उस वो तो अब नहीं आएगा। बिलावल और मरियम भी उम्मीदवार हैं, तो आप क्या समझते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उन दोनों को ना घर बैठना चाहिए, पैसा एंजॉय करना चाहिए और उन लोगों को जान छोड़ देनी चाहिए इस मुल्क की। उनकी फैमिलीज़ ने बहुत एंजॉय किया इस मुल्क में। ठीक है, उनके कुछ लोग जो हैं वो उनको आप समझे कि मतलब वो फौत हुए इसी प्रोसेस के अंदर, लेकिन हम नहीं समझते कि बाकी जो पाकिस्तान है वो उनके साथ उनसे ज़्यादा ज्यादती नहीं हुई। इस मुल्क के अंदर लोगों की नस्लें तबाह हुई हैं, लोग इलाज के बगैर मरे हैं, लोग जहालत के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। भुट्टो ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान या इमरान खान और उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, उनके ख़ानदान जो हैं,
उनके साथ तो ऐसा नहीं है ना, उनको तालीम भी मिलती है, जब तक लाइफ होती है वो एंजॉय करते हैं। मौत तो कीड़े को भी आती है, गरीब को भी आती है, अमीर को भी आती है, जानवर को भी आती है। बात ये होती है कि मौत से पहले आप रहे किस तरह हैं, आप जिए कैसे हैं, तो ये तो बड़ा एंजॉय करके जीते हैं। तो इसलिए ये कहना कि जी हमारे तो फैमिली में फौत हुए लोग, ये भी काफ़ी नहीं है। इस मुल्क में लोग जो हैं वो जंगों में मरे हैं। अभी हमारे जो फाटा है उसका इलाका जो है पख्तूनख्वा का इलाका है, सिंध के अंदर होता है ये, या साउथ पंजाब में गुर्बत के अलावा जंगों में लोग मरे हैं और मर रहे हैं अभी तक। तो मेरा ख्याल है कि जान छोड़ देनी चाहिए भुट्टो ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान की, और इमरान खान को भी छोड़ देनी चाहिए। बहुत नुकसान पहुँचा दिया इन लोगों ने। ये वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में हैं सारे, या अब इनके बच्चे इस चक्कर में हैं। हमारे ख्याल में वज़ीर आज़म बनना चाहिए किसी क्लर्क के बच्चे को, किसी मिडिल क्लास कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ IT स्पेशलिस्ट के बच्चे को, किसी मार्केटिंग करने वाले के बच्चे को, किसी छोटे कारोबार करने वाले के बच्चे को जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तमाम मुलाजिम जितने पाकिस्तान के अंदर हैं, वाइट कॉलर भी जो कि ज़्यादा इज़्ज़तदार मुलाजमत करते हैं, और वो भी जो इस मुल्क में जिनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, जैसे मजदूर किसान है इस मुल्क के अंदर, मेहनत कश हैं, उनके बच्चों को लीडर बनना चाहिए। मसाइल उनके हैं, भुट्टो ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, इमरान खान के नहीं हैं। जब वो लीडर बनेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। सर आखिरी सवाल के, क्या बराबरी पार्टी जिस तरह इस वक्त इदारों का बड़ा सियासत में अहम किरदार है, अगर ये इसी तरह कायम रहता है, क्या बराबरी पार्टी इस तरह आगे इक़्तिदार में आना पसंद करेगी, या इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में इस तरह किरदार कायम रहेगा, या अगले आने वाले दिनों में को बदल सकता है? देखिए, हम तो किसी सूरत में किंग्स पार्टी नहीं है, हम किसी सूरत में बूट पॉलिश नहीं कर सकते, हम किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन और हम ये भी समझते हैं कि सियासत में किसी सूरत में भी अदारों का कोई रोल नहीं होता सिवाय पार्लियामेंट के, और जो कानून साज इदारे होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके अलावा कोई रोल नहीं होता किसी का। लेकिन साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि अदारों के खिलाफ बात करना, उनको इस हद तक मलाइन करना कि लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, उनको एक मुल्क का सबसे बड़ा मसला बना देना, ये वतन दुश्मनी है, ये भी मुल्क दुश्मनी है। और ये आमतौर पर वही लोग करते नजर आएंगे आपको जिनकी असूलों की कोई सियासत नहीं है, जो पहले उन्हीं के बूट पॉलिश करते हैं और बाद में उन्हीं को आंखें दिखाते हैं। हम ये कर नहीं सकते। हम प्यार करते हैं इदारों से, हम इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम साफ कहते हैं कि हम उनका सियासत में रोल नहीं समझते। जब हम ये कहते हैं कि हम उनके सियासत में रोल नहीं समझते, तो इसका सबूत हम सिर्फ एक तरीके से दे सकते हैं अपनी इस बात की सच्चाई का, वो इस तरह कि हम उनके बूट पॉलिश ना करें, तो हम नहीं करते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारी पार्टी जो है वो अवाम के उभार से उभरेगी। अगर अवाम को अकल ना आई, अगर अवाम ऐसे ही रही जिस तरह ये है, इनको तबकाती शऊर ना आया, इनको अमीर गरीब का फ़र्क नज़र ना आया, इनको क्लास स्ट्रगल नज़र ना आई जिसको हम तबकाती जद्दोजहद कहते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुझे ठीक होता नज़र नहीं आता, ये तबाही और बर्बादी की तरफ जाता नज़र आता है। और अगर लोग ये बात समझ जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि हमारी सियासी लड़ाई जो है वो चंद हज़ार ख़ानदानों से है, सियासी लड़ाई, ज़ाती नहीं, सियासी लड़ाई, और हमने इनको सियासत से बाहर करना है और ख़ुद अपनी हुकूमत कायम करनी है, तो फिर ये मुल्क ठीक होगा। क्योंकि जिन लोगों के मसाइल हैं वो अपने मसाइल खुद हल नहीं कर पा रहे। सर आपकी आवाज़ बड़ी मौसर आवाज़ है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो सियासत में आना चाहते हैं, दोनों के लिए एक पैगाम। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि एक किताब पढ़ें सारे, उसका नाम है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, रियासत और इनकलाब, व्लादिमीर इलिच लेनिन की है ये। एक तो ये किताब पढ़ें। मेरा एक गाना है, ये तेरा ना मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है, एक ये गाना सुने। मैंने एक और गाना भी गाया है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो भी सुने। रिसेंटली मैंने एक मजदूरों और किसानों पे 2 गाने गाए हैं, उठ उतान हूँ किसाना, हम तू जीना है। उसमें बल्कि मैं कहता हूँ कि वजीर आजम, सदर ते जनरल, DC जज ते पुलिस अफसर, सारे तेरा दिता खावन,
मैं किसान को कह रहा हूँ, तू जे ना बीजें तू जे ना गावें, भुक्के भाने सब मर जावन, ए चाकर तू सरकार हुन तू जीना है, ये सुने। और मेरा गाना है, सुन लो कि हम मजदूर हैं, सारी दुनिया हमारे ही दम से है। तो ये गाना भी सुने, ये आपको मिल जाएगा इसी नाम से, यूट्यूब पे सब पड़े हुए हैं। तो उसके अलावा फिर ये कि बराबरी पार्टी में मुनज़्ज़म हो के बराबरी पार्टी को एक बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पाकिस्तान की बनाएं, क्योंकि बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और आम लोग जो हैं वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से हम 23.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं और अपनी पार्टी खुद ही चलाते हैं, खुद ही इलेक्शन लड़ते हैं, खुद ही पार्लियामेंट में जाते हैं, तो इस मुल्क को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है, क्योंकि वो अपने पूरे तबके के लिए खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रहे होंगे। तो बराबरी पार्टी ज्वाइन करें और इस मुल्क को अपने लिए, अपने खानदानों के लिए बेहतरीन बनाएं। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने कीमती वक्त में से हमारे नाजरीन के लिए, हमारे लिए खुसूसी रिक्वेस्ट पे आपने वक्त दिया और बड़े अहम सवालात और आपकी सियासत के बारे में, आपके नज़रिए के बारे में बहुत सारी क्लियरेंस मिली। मुझे भी आपने इतने अहम और सख्त सवालात का जवाब दिया, आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।